हेलो गाइस, नमस्ते, इस्लाम, सत श्री अकाल, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे सुरक्षित और खुशहाल होंगे। बहुत अच्छी खबर आई है कि पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के जो राइट्स हैं रॉयल फैमिली को ही दे दिए गए हैं, और कैसे वो मंदिर रन करेगा, किस हिसाब से करेगा, वो सब उनके डिसीजन होंगे। दूसरा, उनको ये भी किया गया है कि उन्हीं का डिसीजन होगा, उन्हीं की मर्ज़ी होगी कि वो जो दरवाज़ा है जो खोला नहीं गया है उनके ऊपर होगा कि भाई वो खोलेंगे या ना खोलेंगे, वो उनके ऊपर है। मेरे हिसाब से फ़ैसला बहुत अच्छा है, यही होना भी चाहिए था। क्योंकि बिना मतलब के ट्रस्ट बना दें, सब कुछ बना दें, पैसा कहाँ जाता है कहाँ नहीं आता, मंदिर में आपको पता है कितने घोटाले होते रहते हैं, इसमें नहीं हो गए और होने भी नहीं चाहिए। ये बहुत अच्छी खबर है। और कुछ लोग हैं कि भाई कहते हैं कि मंदिर भैया सरकारी प्रॉपर्टी होनी चाहिए थी या पब्लिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए थी। देखिए, पब्लिक तो है ही, पब्लिक प्रॉपर्टी तो है ही, पब्लिक के लिए ही खोले जाएंगे वो मंदिर। लेकिन ये कह देना कि उस पर सबका अधिकार होगा, वो बहुत गलत है। मेरे पूर्वजों ने कोई चीज़ बनाई होगी या आपके पूर्वजों ने कोई चीज़ बनाई होगी, उसको सरकार हड़प ले या वो पैसा कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा, आपके अधिकार छीन ले जाएँ, तो फिर हमें इस देश में रहने की आज़ादी कहाँ से मिल जाएगी? ये सब कहना बेकार है। रॉयल फैमिली का अधिकार था, अधिकार होना भी चाहिए। खैर, दूसरी बात ये है कि अमिताभ बच्चन साहब जो हैं वो, उनका परिवार दोनों मतलब सारे कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। जय बच्चन जी को छोड़ के हॉस्पिटल में हैं। लोग मुझे कह रहे हैं कि शारदा भाई इतने लोग मरे हैं या इतने लोग अभी 9 लाख कुछ केसेस निकल आए हैं, तो उनके लिए तो यज्ञ नहीं हो रहे, अमिताभ बच्चन के लिए क्यों हो रहे हैं? देखिए, अमिताभ बच्चन से वेदर यू हेट हिम वेदर यू लाइक हिम, बट यू कांट डिनाई द फैक्ट कि अमिताभ बच्चन इस वक्त देश की सबसे बड़ी आवाज़ हैं। उनका कंट्रीब्यूशन ना सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में बल्कि देश के लिए जो है, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि कभी कोई दूसरा अमिताभ बच्चन भी होगा। अमिताभ बच्चन ने जो देश के लिए किया है और जो फैन फॉलोइंग रही है अमिताभ बच्चन की, देखिए सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच नहीं रहे हैं, उनके जाने के बाद मेरे ख्याल 7 लोग सुसाइड कर चुके हैं अब तक। अमिताभ बच्चन के फैंस तो बहुत हैं यार, वो क्या करेंगे? आप सोचिए इस बात को। मीडिया को जो बार बार ये बोले जा रहा है ना, कि मीडिया को भी बोला गया ये पिछले दिनों से, यही जो है बार बार अमिताभ बच्चन के डायलॉग्स, उनकी मूवी क्लिप्स, उनके सॉन्ग्स दिखाए जा रहे थे, तो मीडिया वालों को साफ निर्देश दिया गया कि आप पैनिंग ना बढ़ाएं, इसलिए मीडिया वालों ने दिखाना बंद किया है। और ये यज्ञ वगैरह चल रहे हैं, देखिए ये तो सब एक हमारी भक्ति है उनको लेके। दुआ तो हम भी कर रहे हैं, यज्ञ वगैरह नहीं कर रहे हैं, लेकिन दुआ तो हम भी कर रहे हैं कि वो सलामत रहे, जीवित रहें और एक स्वस्थ जीवन जिएं। देखिए, एक वक्त तो ऐसा आना है कि जब हमारे बीच नहीं होंगे, लेकिन हम कल्पना नहीं कर सकते उनके बिना इस देश की, मैं ऐसा मानता हूँ। अब देखिए, पोलियो मुक्त भारत हुआ, पोलियो मुक्त भारत हुआ, मैं नहीं समझता कि उनके कैंपेन के बिना पोलियो मुक्त भारत संभव भी था। क्योंकि हम अपने बचपन से देखते आ रहे हैं, शायद उससे पहले के वो विज्ञापन करते आ रहे होंगे, 2 बूंद जिंदगी की, 2 बूंद जिंदगी की, ये करते थे। उस विज्ञापन का कितना बड़ा इम्पैक्ट हुआ कि आज पोलियो मुक्त भारत हो गया है। और जब भी कोई आपदा इस देश के ऊपर आई है, चाहे वो उत्तराखंड में जब वो सैलाब आया था कुदरत का, चाहे ये कोविड-19 हो, कोई भी आपदा देश के ऊपर आई है, अमिताभ बच्चन ने बढ़ चढ़ के जो है लोगों को आग्रह किया है, सरकार के लिए विज्ञापन करे हैं। इस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, अमिताभ बच्चन कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। चलिए जी, अब 2 वीडियो पे आ जाते हैं, जो 2 रिएक्शंस पे आ जाते हैं। सबसे पहली बात तो देखिए, कांग्रेस का तो बहुत बुरा हाल हो चुका है राजस्थान में। यही होता है, मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आप बीजेपी को नहीं चुनेंगे, मैं नहीं कह रहा कि बीजेपी चला सकती है सरकार, ना बिल्कुल नहीं, लेकिन बीजेपी के अलावा किसी को और चुनेंगे तो उनका यही हाल होता है, क्योंकि इनको पता ही नहीं है सरकार कैसे चलानी है। कांग्रेस का ये असूल रहा है। देखिए, यूपी में अगर बीजेपी जीती, किसी मुख्यमंत्री के चेहरे पे जीती थी क्या? नहीं जीती थी ना। उनके पास एक विजन था काम करने का, कि हमने काम करना है, मुख्यमंत्री कोई भी होगा, जो पाथ ये है इसी पाथ पे चलेगा। कांग्रेस में ऐसा नहीं है। सचिन पायलट के दम पे वो जीते चुनाव, उसके बाद भी देखिए अशोक गहलोत को बना दिया, इसको चुप करा दिया, चुप करा। वही सेम एमपी में हुआ था, वही सेम एमपी में हुआ था। अब आप लोग समझें इस बात को कि देखिए, राजस्थान में ऐसा नहीं हो सकता है कि आप लोग ये समझें कि राजस्थान है, वहाँ पे जिसके दम पे चुनाव जीता है वो अगर ना हो ना, क्योंकि बहुत बड़ी स्टेट है राजस्थान,
उसके अगर आप जिस बंदे के चेहरे पे आप जीते हो उसी को अगर आप पीछे रखोगे तो वहाँ की जनता तो आक्रोश में आएगी, क्योंकि वसुंधरा राजे जैसी जो जिनका नाम है राजस्थान की राजनीति में, मुझे पर्सनली नहीं पसंद वसुंधरा राजे, बिल्कुल भी नहीं पसंद है, एज अ चीफ मिनिस्टर बिल्कुल भी नहीं पसंद है। लेकिन जब उनको अगर आपने चैलेंज दिया है, किसके दम पे दिया है? यही सेम चीज़ इनके बाप दादों के साथ हुई थी, जब राजीव गांधी से क्या कहते हैं, राजीव गांधी से बड़ा पद इनके माँ बाप को होने लग गया था। यही चीज़ अब राहुल गांधी से बड़ा इनका पद होने लग गया। तो कहने का मतलब यही है कि इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये बाप दादों की राजनीति कर सकते हैं और कुछ नहीं। वसुंधरा राजे के ऊपर बात आपको बोलता हूँ, मुझे पर्सनली वसुंधरा राजे इसलिए नहीं पसंद है क्योंकि वो उन चीफ मिनिस्टर्स में से हैं जो ग्राउंड रियलिटी से परिचित नहीं है। वसुंधरा राजे को पता ही नहीं होता क्योंकि स्टेट में क्या हो रहा है। मानता हूँ बीजेपी की हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि भाई यहाँ पे हो क्या रहा है। उनको यही नहीं पता होता कि बीकानेर में क्या हो रहा है, उनको ये नहीं पता होता कि राजगढ़ में क्या हो रहा है, उनको ये नहीं पता भाई वहाँ क्या हो रहा है, उनको ये नहीं पता भाई शहर में क्या हो रहा है, उनको कुछ नहीं पता होता। वो ऊपर ऊपर क्या नहीं जानती, ग्राउंड लेवल की राजनीति नहीं जानती वो, उनको पता ही नहीं होता। इसलिए मुझे पर्सनली नहीं पसंद है। जब इनको बोला भी क्या था कि आप आ जाओ, अमित शाह ने, मोदी जी ने बोला भी था कि आप केंद्र मंत्री बन जाओ, उन्होंने कहा हम नहीं छोड़ेंगे। तो अभी जो लोग सोच रहे हैं कि सचिन पायलट बीजेपी में आएंगे, बिल्कुल मत सोचना मेरे भाई। पहली बात तो सचिन पायलट, अभी जब मैं बात वीडियो बना रहा हूँ तो कॉन्फ्रेंस अभी हुई नहीं है, अभी होगी कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सचिन पायलट, देखते हैं क्या कहते हैं। उन्होंने साफ तो कहते हैं कि हम बीजेपी में नहीं आएंगे। दो वजह है, एक तो उनका भी नहीं माना है, दूसरी बात वसुंधरा राजे क्यों अपने खिलाफ एक कॉम्पिटिटर खड़ा करेंगी, मैं ये समझता नहीं हूँ। वो क्यों एक कॉम्पिटिटर खड़ा करेंगे अपने खिलाफ? आगे आगे पता है जब 3 साल बाद फिर चुनाव हैं तो फिर उनको पता ही है कि दोबारा ये सब होगा, फिर मेरे को दोबारा स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा तो यही होगा कि वसुंधरा राजे को हटा दिया जाए और दूसरा चेहरा को लेके आए और उसको चीफ मिनिस्टर बनाए, और इसको सचिन पायलट को जो है आपको डिप्टी सीएम ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि अपना पद आपको हमेशा ऊपर रखना होना है। तो बीजेपी अपना पद ऊपर रखेगी, इसको जो है वो चीफ मिनिस्टर, माफ़ कीजिएगा, चीफ मिनिस्टर अपना किसी बंदे को बनाए और इसको डिप्टी सीएम के साथ साथ जो ये वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय दे रहे थे वो दोनों पद, दोनों मंत्रालय भी इनको दें, ताकि फिलहाल जनता का जो मत है वो बीजेपी के साथ हो जाए और जो सचिन पायलट के सपोर्टर्स हैं वो भी बीजेपी को सपोर्ट करने लग जाए इसे, और सरकार एटलीस्ट चले। क्योंकि प्रेसिडेंट राज में मैं नहीं मानता कि जो है लोगों को सुख मिलता है। प्रेसिडेंट प्रशासित जो हो जाता है ना एक, तो उसके बाद आपको, मैं नहीं समझता कि कुछ आपको सुख मिलता है। सरकार ज़रूरी होती है प्रदेशों में, तो सरकार आनी ज़रूरी है। तो फिलहाल बीजेपी का ये होना चाहिए कि सरकार बनाए, वसुंधरा राजे को हटाना हो तो हटा दें, क्योंकि मैं तो बिल्कुल नहीं पसंद करता। बहुत सारे लोग हैं जो ये बात मानते हैं कि वसुंधरा राजे चीफ मिनिस्टर बनने के लायक नहीं है। और वैसे भी क्यों बीजेपी अपना नाम खराब कर रही है? ये भी तो एक राजा महाराजाओं को चीफ मिनिस्टर बना के इनको पद दे के ये बीजेपी अपना नाम खराब कर रही है। तो एक अच्छे आदमी को बनाए, पढ़े लिखे को बनाए, जो डिजर्व भी करता हो। चलिए जी, अब 2 बातें बोलना चाहूँगा इस, बाकी तो जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी देखते हैं क्या होता है। मेरे हिसाब से तो कुछ नतीजा नहीं निकलेगा इसका। चलिए, क्योंकि बहुमत किसी के पास भी नहीं है। खैर, अब आ जाते हैं जी इस वीडियो पे, जो मैं बता रहा था लोगों को कि ये जो हुआ है शिवाजी के साथ, शिवाजी महाराज का जो इन्होंने मजाक बनाया है स्टैंड अप कॉमेडियंस ने, राम जादव ने, जहाँ मजाक उड़ाया गया वो जगह तो तोड़ दी गई है, लेकिन बहुत बड़ी गलती कर दी हमने। हमें उन बंदों को भी तोड़ना चाहिए था, हमें उन बंदों को भी तोड़ना चाहिए था। अच्छा, दूसरी बात ये कि वो जो लड़की थी, इसका नाम अग्रिमा जोशुआ ऐसा था ना उसका नाम, शायद, रेप की धमकी। शुभम मिश्रा, पहली बात तो आपको जब देश के मुद्दों पर नहीं बोलना होता है तो आप प्लीज़ मत बोलें, क्योंकि अगर आप देश के मुद्दे पे बोल रहे हैं तो आपको सोच समझ के बोलना चाहिए। रेप की धमकी देना, आप शिवाजी की बात करते हैं उसके ऊपर रेप की धमकी देना बहुत गलत है। पहली बात तो देखिए, हमने भी स्टैंड अप कॉमेडियंस की ली है बड़े अच्छे से। सरवीन कौर को जब मैंने सुनाया था रेप की धमकी देना, पहली बात तो इस पर हमारे हिंदू कल्चर के ऊपर बात आती है, क्योंकि अब जो मीडिया में मजाक चल रहा है सोशल मीडिया पे, क्या कह रहे हैं कि हिंदू कुछ बोल दो तो रेप की धमकी देते हैं। आपने सीधा हिंदुज़म के ऊपर सवाल उंगली उठवाई है, और आपको इसके लिए जो है माफ़ी मांगनी चाहिए उस लड़की से, भले ही वो कितनी गलत हो, और गलत होगी उसको उसकी सज़ा दे के हम देंगे। लेकिन रेप की धमकी देना, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ,
इस पे हमारे हिंदू कल्चर का नाम खराब होता है। ये महिला प्रधान देश रहा है, हमने जितनी सुरक्षा महिलाओं की है किसी धर्म नहीं करी। आप बात जानते हैं, दूसरे धर्म में सीधा सीधा महिलाओं का अपमान लिखा गया है, हमारे में नहीं लिखा गया है, समझे ना। इसलिए मैं कहता हूँ ये इन्होंने क्यों किया है। शुभम मिश्रा, पहली बात मैं आपको बताता हूँ, देश के ऊपर पहली बात तो ये बहुत कम बनाते हैं वीडियो, हमेशा पाकिस्तान के ऊपर बनाते हैं, जबकि यहाँ के मुद्दे आपके लिए क्या है। आपने साधु के ऊपर वीडियो बनाई जब हुआ था महाराष्ट्र में, नहीं बनाए ना। तो जो यहाँ के मुद्दे हैं उनको आप ना छोड़ें। पहली बात तो सोच रहे हैं तो यहाँ पे दिमाग से आप काम लें, आप पाठ करें। आपको अगर नहीं आपके दिमाग पर काबू, शिवाजी का नाम के ऊपर एक हमारी डिग्निटी है, उनका नाम खराब करना मतलब हमारा नाम खराब करना। किसी को भी गुस्सा आएगा, लेकिन रेप की धमकी देना, इस बात से तो मेरे भाई शिवाजी होते तो वो भी गुस्सा करते हैं। रेप की धमकी नहीं देनी चाहिए, आपका काम नहीं है ये जो बड़े बड़े बैठे ना MNS के, शिवसेना के, उनको करने दीजिए ना, आप मत करें, आप बुरे ना बने। क्योंकि अगर आप हट गए, क्योंकि मेरा शुभम मिश्रा की तरफ देखिए एक बहुत कम यूट्यूबर है, उनकी तरफ लगाव है, मैं उनके खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ उनको बता रहा हूँ अगर उनको यूट्यूब से दूर कर दिया गया ना तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए प्लीज़ आप ऐसी बात ना बोलें जिससे आपको यूट्यूब से दूर कर दिया जाए। आपकी अगर आवाज़ बुलंद है, अच्छी है, तो आपकी ज़रूरत भी होगी लोगों को, उस ज़रूरत की अहमियत को समझें और दूर ना हो इस चीज़ से। कभी गुस्सा आता है तो दिमाग से काबू रखें। मैंने भी जितनी भी इंडियंस के ऊपर वीडियो बनाई है हमेशा गुस्से बनाई है, लेकिन दिमाग पे काबू मेरा कभी नहीं खोया। वो मेरी आदत है, क्योंकि मैं योगा मेडिटेशन डेली करता हूँ, पाठ गीता का डेली करता हूँ, वो मेरी आदत है, इसलिए मेरे दिमाग पर काबू है। मुझे पता है मैंने कब क्या बोलना है, गुस्से में भी मैं इधर उधर नहीं निकलता। इसलिए आपको मैं बार बार कह रहा हूँ आप मत करें, क्योंकि इससे हमारा नाम खराब होता है और एक चरित्र में जो दाग लग जाता है ना वो हमेशा रहेगा। आपने बहुत अच्छे वीडियो भी बनाई होगी ना, अच्छे तरीके से ली होगी बुरे लोगों की, लेकिन ये दाग अगर आप पे लग गया कि आप रेप की धमकी दे रहे हैं तो आपके ऊपर ये दाग कभी नहीं हटेगा। और लड़की कैसे भी होगी, लेकिन आपके ऊपर एक जो दाग लगेगा कि भैया लड़कियों के बारे में ऐसी सोच रखता है और ये सब एंटी फेमिनिज्म का आपके ऊपर दाग लग जाएगा, वो दाग कभी नहीं जाएगा। इसलिए हमेशा अपने आपको संभल के रखे, आपने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। दूसरी बात स्टैंड अप कॉमेडियंस के ऊपर आ जाता हूँ, भैन निकल लड़ो। देखो तुम्हारे माँ बाप ये पछताते होंगे कि हम उस रात क्यों नहीं सो गए, ये तुम्हारे माँ बाप की गलती है बेटा, तुम लोग जो हो, समझे। और इनके माँ बाप की गलती है कि इनको सिर्फ इन्होंने चकाचौंध दिखाई है, इनको ये नहीं दिखाया कि शिवाजी का स्ट्रगल क्या है, शिवाजी ने किया क्या है। बेटा शिवाजी नहीं होते ना बेटा तो तुम्हारी गर्दनों पर सर भी नहीं होते तुम्हारे पूर्वजों के, तुम में नहीं होते, समझ रहे। इन हरामजादों को समझ नहीं आता, लेकिन गलती हमारी है सर, हमारी ही है। हिंदू टीन्स हैप्पी होते हैं इस चीज़ को सुन के कि भैया हमारे मानो गाली दी जा रही है, अरे वाह। और जब तक बात समझते हैं ना तब तक बहुत देर हो जाती है। अभी एक मजे लेते हैं, फिर एक एज ऐसी आती है 18 से 20 साल 21 साल तक, उस एज में अगर आप संभल गए कि हिंदू धर्म की अहमियत क्या है, अपने धर्म की अहमियत क्या है, उस एज में अगर बच्चे समझ जाते हैं ना तो समझ लीजिए कि फिर भी आप संभल गए। वरना ये सोच 40 45 50 साल तक नहीं निकलती है। और मैं हमेशा बार बार कह रहा हूँ, भगवत गीता में बात लिखी गई है कि जिसके पास धर्म है उसी के पास कल है। आपका कोई कल नहीं है अगर आपके पास धर्म नहीं है। तो आपके बच्चों को, अपने बच्चों को धर्म की अहमियत सिखाएं, हिंदू धर्म की अहमियत सिखाएं, क्योंकि हम लोगों ने सब कुछ दिया है। हम लोग पीछे क्यों हैं, अपनी गलतियों से पीछे हैं। और ऐसे स्टैंड अप कॉमेडियंस कुत्ते की तरह के भौंकते हैं, इनकी गर्दन मरोड़ देनी चाहिए थी हमें, इनको तोड़ देना चाहिए था हमें। लेकिन हम इस उम्मीद से एक बात करते हैं कि कानून इनको सज़ा देगा, बिल्कुल भी देना चाहिए, बैन लगाने देना चाहिए। बैंड करोड़ कहीं माइक को हाथ ना लगा सकें भोसड़ी वाले, इनको ये सज़ा होनी चाहिए रामजादों को। ये ज़िंदगी में कहीं माइक को हाथ ना लगा सकते, कोई स्टेज ना मिले इनको, ये सज़ा होनी चाहिए। और होगी तभी जब आप लोग के पास एक धर्म होगा, एक सोच होगी। आप मैं भगवत गीता से ऊपर नहीं है, किसी भी पुराण से ऊपर नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए। आज
बीजेपी जिसके जिसके मैं बीजेपी को इसलिए सपोर्ट करता हूँ क्योंकि उनके पास एक सोच है। कुछ नेता उनके पास ऐसे हैं चूतिया से, लेकिन एटलीस्ट उनके पास सोच तो है, बात तो हमने आगे करना क्या है। ये सोच नहीं होती तो राम मंदिर नहीं होता, राम मंदिर नहीं होता तो एनआरसी और ये सब दिन नहीं आते, सीए वगैरह 3 तलाक, ये सोच नहीं होती तो कश्मीर में 370 भी नहीं हटती। दूसरी बात, मैं चल रहा हूँ, चलने से पहले आपको बात बता दूँ कि मेरे को बड़ा मन कर रहा है इस नेपाल के प्रधानमंत्री को लेने का, क्योंकि बड़े कुत्ते की तरह भौंक रहा है ये आदमी। और जो नेपाल में यहाँ के जो नेपाल के लोग रह रहे हैं, मैं आपको बता दूं मेरे भाई बहन जितने भी हैं, आपका जो आक्रोश नेपाल में दिख रहा है, मैं समझता हूँ कि इसमें आपके परिवार वाले भी होंगे, लेकिन उस आक्रोश को इस वक्त बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका प्रधानमंत्री हिल चुका है और उसकी ऐसी कुत्तों वाली हालत होने वाली है, ना वो चीन का रहेगा, ना वो यहाँ का रहेगा, ना वो आपका रहेगा। इस बात को समझिएगा आप लोग। चलता दोस्तों, जय हिंद।